ठीक है। ये बड़ा 5 नंबर का इसमें चैप्टर आता है पोटेंशियोमीटर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले तो देखिए कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर is a device to find potential difference to unknown potential difference। तो आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और ईएमएफ ऑफ अ सेल या सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। अगर हम इसकी पोटेंशियोमीटर की पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे तो ये कम समझ में आएगा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे जो पूछूंगा उसको बताइएगा। ये थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स पूछ के इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ क्या होता है। ये एक सर्किट है बेटा, इसमें ये जो सेल है, ये सेल है 2 वोल्ट है ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हमने 15 ओम पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है, ये ए बी एक रेजिस्टेंस वायर है ए बी, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इस सर्किट में कुल कितनी करंट होगी। ये एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, इसमें कितनी करंट होगी। तो करंट बड़ा सिंपल सा पार्ट है, हम निकालेंगे करंट। नेट ईएमएफ 2 वोल्ट हो गया और नेट रेजिस्टेंस, इस सिंपल सर्किट है। तो 10 + 15 2/25 एम्पियर इसमें करंट हो गया। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा I × R। I कितना हो गया 2/25, और रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, क्योंकि हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये 10 हो गया। ये हो गया 20/25, यानी कि 0.8 वोल्ट आ गया। तो ये जो ए बी वायर है, ये 0.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या राइज होगा। AB is a cross section wire. AB is a wire of uniform cross section. AB एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, मतलब एक जैसा इसका क्रॉस सेक्शन है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रो और A ये दोनों कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये रो और ए तो दोनों कांस्टेंट हो गए, तो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। V = IR ये होता है। तो ये I और R हो गया रो L/A। तो इसमें अगर ये सारी चीजें हम नहीं बदल रहे हैं तो करंट जो 2.25 एम्पीयर की है वो इस पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है। तो वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड कर देगा, तो वोल्टेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया M, और एक पॉइंट बना दिया N, और एक पॉइंट बना दिया P। A और M के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। M और N के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। N और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। P और B के बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी। ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 25, 10, 35 और 20, 55 और ये 45 सेंटीमीटर, ये सारी डिस्टेंसेस दी हुई। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and M, तो इसका फर्क किससे पड़ता है बेटा। ये जो मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है वो लेंथ के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, AB की लेंथ कितनी है,
1 मीटर। AB की लेंथ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होगी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.8। 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना होगा। यूनिटरी मेथड इसमें लगा देंगे, है ना। उसको हम K से डिनोट करते हैं। K हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक जैसा रहेगा क्योंकि जो वोल्टेज है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो VAB कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर, वोल्टेज हो गया 0.8 और ये हो गया 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप A से B की तरफ चलोगे यानी कि करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आपको पता है कि जब करंट की डायरेक्शन में चलता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बेटा 0.008। 0.08। तो अब आप मुझे बताइए कि A से M तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, M से N तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, N से P तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और P से B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। आपको ये पता है, K पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, K की वैल्यू आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो बताइए कि A और M के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.08। तो ये 0.008 तो 1 सेंटीमीटर का हो गया और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 0.008 वोल्ट होगा। M से N के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.008 और लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर। तो 25 8 200 हो गया। सर AM में 0.08 होगा ना। 0.08 सर आपने 0.008। अच्छा ये इधर गलत लिख दिया ना 0.08 ठीक है। ये हो जाएगा 0.08। 25 8 200 डेसिमल 3 प्लेस के बाद तो ये कितना हो जाएगा 0.2, है ना, वोल्ट हो गया N और P के बीच में। तो ये आपको मेथड समझ में आ रहा होगा कि आपको बस क्या करना है K को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का एक सर्किट हो तो आप A और B एक वायर के अक्रॉस किसी भी लेंथ के अक्रॉस अगर ये सब वैल्यूज दी जाए आपको, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए और ए बी एक नोन वायर दे दिया जाए, है ना। तो ए बी के बारे में आपको सब कुछ पता है, उसका रेजिस्टेंस आपको पता है, उसकी लेंथ आपको पता है, तो आप ए बी के अक्रॉस किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस सर्किट की हेल्प लेते हैं, ए और बी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं विद दिस टर्म। और ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा एक टूल है जिसको हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर में और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तो आप इसको अभी होल्ड पे रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे तब इसको यूज करेंगे, अभी आपको इसको लिखना नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ कुछ टर्म्स को समझाने के लिए बताया। ये सिंपल सा सर्किट है जिसमें आप कुछ चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब आज में आता है कि पोटेंशियोमीटर में इसकी कंस्ट्रक्शन आती है कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता रहा हूं तो उसमें ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर एक तो जो वायर्स हैं इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, एक स्केल होता है 1 मीटर का, ये 1 मीटर का एक स्केल होगा और एक टेबल पे या एक प्लेन के अंदर ऐसे 1 मीटर के वायर्स लगे हुए होते हैं। ये 1 मीटर के वायर्स होते हैं और ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ब्रास से कनेक्टेड होते हैं या कॉपर से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से ये 1 मीटर के वायर लगे हुए होते हैं, तो ये लेंथ को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके एक टर्मिनल ए हो गया और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो बी हो गया। तो ये जो ए बी है हम इसको एक सिंगल वायर से डिनोट कर सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है आप इस तरह से बना सकते हैं।
कि ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर होगा, ठीक है। तो एक पोटेंशियोमीटर वायर होता है ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो 6-7 मीटर होती है बेटा, 6 या 7 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जितना भी मीटर होगा। फिर एक ड्राइविंग सेल होता है, इसको बोलते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। और ये किसका बना हुआ होता है? दिस इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का बना हुआ होता है। और ये क्या होता है बेटा? ये अलॉयज होते हैं, दीज आर अलॉयज। और इसकी भी वही प्रॉपर्टी है कि इसका अल्फा 0 होता है ऑलमोस्ट। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज, क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो फर्क है ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का एक वायर होता है, और ये जो वायर है ये कनेक्टेड होता है एक सेल से, ठीक है। ये सेल है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सेल। ऑक्सिलरी सेल मतलब इसकी हेल्प लेनी है, या इसको हम ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं, ड्राइविंग सेल और ऑक्सिलरी सेल। इसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। रियोस्टेट भी बोल सकते हैं उसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो ए बी है वो क्या है? ए बी इज अ वायर ऑफ नोन लेंथ एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसकी लेंथ हमें पता होती, मतलब इसके बारे में हमें सब कुछ पता होता, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप के को यूज करोगे, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को यूज करोगे, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हर एक सेंटीमीटर पे इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल तभी हो सकता है जब उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है बेटा। तो ये इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। तो ये जितना सर्किट अभी बना दिया गया है, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर, ये ड्राइविंग सेल हो गया या ऑक्सिलरी सेल हो गया, और वेरिएबल रेजिस्टेंस आर हो गया। तो ये अभी तक जो भी हमने सर्किट बनाया है इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी सर्किट है इसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, एवरीथिंग इज नोन, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं हम अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है वो किस फिजिक्स के किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए ये जो सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, इसमें एक ड्राइविंग सेल होता है ई, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, और एक ये सेल है, सॉरी एक ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, ठीक है। तो इसके किसी भी टर्मिनल के बीच में, जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट है जे, ये दो टर्मिनल्स हो गए और इसके बीच में लेंथ एल, तो ए और जी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं आई इंटू आर ए जे, ठीक है। आई इंटू आर ए जे से आर ए जे का जो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो, रो इसका रेजिस्टिविटी हो गया पोटेंशियोमीटर वायर का, लेंथ ए और जे के बीच की लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, ठीक है। फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर, अगर आपको एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है तो इनमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी बताइए। राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 का, इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, आई एरिया, करंट कांस्टेंट है। करंट क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें सब चीज फिक्स्ड है, हमने रेजिस्टेंस को एक बार फिक्स कर दिया,
तो बाकी सब चीजें फिक्स्ड है, इसलिए करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। तो अब मुझे बताइए कि ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिनोट कर, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ। है ना। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। हमने एजे के पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख दिया और एजे की लेंथ को L लिख दिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू L के इक्वल हो जाएगा, जहां पे जो K है वो कांस्टेंट है और इस K को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इसकी वैल्यू हम V by L से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला है V is equal to KL, ये नॉन पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है ना। तो ये प्रिंसिपल जो नंबर 1 प्रिंसिपल है वो ये बताता है, दैट इज we can find potential difference between any 2 points of potentiometer wire, 2 points of potentiometer wire by V is equal to KL। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उससे हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया था कि कई सारे पॉइंट्स मैंने लिए थे और बताया था कि भाई अगर आपको ये सब चीजें बता दी जाए, आपको ड्राइविंग सेल दे दिया जाए, रेजिस्टेंस दे दिया जाए और इसकी लेंथ वगैरह सब दे दी जाए, तो आप K निकाल सकते हो। तो आपको ये सब चीज ना बता के वो दे देगा कि भाई K इतना है, तो आप फिर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये जो सर्किट है इससे आप K की कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। सिंपलेस्ट सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उससे लेंथ से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है आपको I इंटू आर, I भी कैलकुलेट करना आता है E अपॉन आर प्लस आर, मतलब E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने ये करा है। ठीक है, तो इस तरह से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो और K आपको पता लग गया तो आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये जो AB है वो हमारे लिए नॉन पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। इसको डाउट है इसमें? ठीक है, अब इसके दूसरे प्रिंसिपल पे, ये तो एक प्रिंसिपल हो गया कि अगर आपको इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ होगा तो आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। अब इसके दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं बेटा। ठीक है, इसको नोट करिए। प्रिंसिपल नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि इसको A टर्मिनल जो कि हायर पोटेंशियल पे है, करंट इस तरह से आएगी, तो करंट की डायरेक्शन में हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। तो A हायर पोटेंशियल पे है और J लोअर पोटेंशियल पे है। हमें A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि ये K इंटू L के इक्वल होता है। तो ये जो सर्किट है ये नॉन पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। अब हम इसको एक दूसरे सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ये जो A पॉइंट है इसको किसी C पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और जो J पॉइंट है इसको किसी D पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और बीच में एक गैल्वेमीटर लगा देते हैं। ये D पॉइंट है, ठीक है। और ये जो C है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हायर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो G है इसके रेजिस्टेंस को मैंने RG से डिनोट कर, ठीक है। तो यहाँ से ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसमें यहाँ से एक करंट जाएगी, ये जो I करंट है इसका कुछ पार्ट इधर से जाएगा, मैंने इस वाले पार्ट को IG से डिनोट कर दिया। क्लियर है बेटा? इसमें ये जो मैंने इसको सेकंड से A को इस C पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, J को D पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो C और D क्या है? C और D 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ये C और D के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को पता करना है। क्लियर है बेटा? Yes, तो sir. जो भी कोई डिवाइस है उसके हायर पोटेंशियल को A से कनेक्ट करेंगे और लोअर पोटेंशियल को D से, ठीक है, और उसके बीच में एक गैल्वेमीटर रख देंगे, ठीक है। अब आप बताइए कि इन लूप, इस वाले लूप में, इन लूप A C D G J A,
मतलब आप इस लूप को कंसिडर करो और इस पे केवीएल लगाओ बेटा, बाई केवीएल। ठीक है, इसमें हम केवीएल लगा दें तो ए से सी तक पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। सी और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसा लेंगे बेटा? सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो सी और डी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बीसीडी से डिनोट किया तो नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। आई ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? इस वाले गैल्वेमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आईजी इंटू आरजी, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव बेटा? आईजी इंटू आरजी सर पॉजिटिव। पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना? तो हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। करंट हायर से जब आप डी से जी की तरफ जाओगे तो डी हायर पोटेंशियल पे। ये नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि वो सी के रिस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो आईजी इंटू आरजी नेगेटिव होगा, इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, फिर ए और जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बी ए जे से डिनोट किया, तो जब आप जे से ए की तरफ चलेंगे तो बी ए जे को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? यस। ठीक है, ये हमने केवीएल लगा दिया। नाउ इफ गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को शो करता है, गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसमें कोई करंट नहीं, मतलब आईजी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है कि क्या हो जाएगी बेटा? आईजी को 0 रख दीजिए, तो ये माइनस बीसीडी, आईजी 0 हो गया तो 0 इंटू आरजी प्लस बी एजे इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस बीसीडी प्लस बी एजे किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो बी एजे किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, और बी एजे तो आपको पता है, बी एजे कितना है? बी एजे की वैल्यू क्या है? के एल। तो बी सी डी क्या हो जाएगा? बी एजे के इक्वल, और बी एजे की वैल्यू के एल के इक्वल है। तो इस तरह से अगर हमें ये नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ये नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा तो इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। ये एक बड़ा सिंपल सा एक सर्किट है। ये ऊपर वाला जो सर्किट है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये ऊपर वाला सर्किट है प्राइमरी सर्किट, और जो नीचे वाला सर्किट है उसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। सेकेंडरी सर्किट में आप किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, और अगर आपने इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है, उसका डिफ्लेक्शन अगर 0 होता है तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर काम करता है। तो इसमें दो चीजें, एक तो ये पहला प्रिंसिपल तो ये बताता है कि आप पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना? तो ये नल डिफ्लेक्शन कहीं भी आएगा, आप इसको देखोगे यहाँ पे एक जॉकी एक डिवाइस होती है, जॉकी इस तरह का पेन की तरह का होता है, बस उसमें बीच में एक गैप बना हुआ होता है, उसको हम वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, वायर के ऊपर रख सकते हैं तो वो वायर उसके बीच में फंस जाता है। जैसे ऐसे एक वायर है, उसका ऐसे नीचे वायर ऐसे चला जाएगा तो वो बीच में फंस जाएगा। ठीक है, तो उसे जो करेक्शन है वो टाइट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग पॉइंट्स पे रख के नल डिफ्लेक्शन को ढूंढ सकते हैं, और जब भी आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, और ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता ही है। क्लियर है बेटा? ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एप्लीकेशन नंबर 1, इसमें एप्लीकेशन नंबर 1 है टू फाइंड ईएमएफ, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो सेल क्या है? सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है,
तो देखो बेटा, ये हमने एक ड्राइविंग सेल लिया, उसके ऊपर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट एंड मैग्नेट का एक वायर ए भी। अब ये जैसे सेल हमने लिया है, इस सेल का हमें ईएमएफ बताना है कि इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो ए वाले पॉइंट से हम कौन से टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे? अगर हमें पोटेंशियोमीटर को यूज करना है तो सेल के कौन से टर्मिनल को हम ए से कनेक्ट करेंगे? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव को। तो सेल को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस सेल को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये जो सेल के टर्मिनल्स है, इनको हमने लिखा सी और डी, ये सी डी इसके टर्मिनल्स हो गए सेल के। ई इसका ईएमएफ हो गया, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो जॉकी से कनेक्ट कर दिया। करेक्ट है बेटा? अब इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये इसमें जो करंट है IG, नाउ IG इज इक्वल टू 0, IG 0 हो जाता है, मतलब नल डिफ्लेक्शन मिलता है एट AJ इज इक्वल टू L। मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, जब ये L हो गई तो आपको नल पॉइंट मिल गया, मतलब IG इज इक्वल टू 0 हो गया। AJ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमें पता है कि KL के इक्वल होता है। अब आप मुझे बताइए कि C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस KL. तो ये होता है E माइनस I इंटू स्मॉल r के बराबर। यही फॉर्मूला होता है ना बेटा, सेल के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो। यस सर। है ना, सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है E माइनस IR। और अगर इसमें हम करंट को IG सपोज करते हैं कि इसमें IG करंट है, तो ये E माइनस IG इंटू R होगा। नल डिफ्लेक्शन पे IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0. 0 हो जाएगा। तो ये VCD किसके इक्वल हो जाएगा? E माइनस 0 इंटू R के बराबर। तो ये E के बराबर होगा, है ना। तो हमें VAJ ये तो पता है कि इंटू L के इक्वल है, और ये भी पता है कि VCD E के इक्वल होगा नल डिफ्लेक्शन। जब तक नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तब तक VCD कितना था? E माइनस IG इंटू R। जब IG की वैल्यू 0 नहीं थी, अचानक से 0 थोड़ी मिल जाता है बेटा, ये आपको अलग अलग पॉइंट पे इसको रख के चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि गैल्वेनोमीटर को देखते हो, है ना, ये 0 है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरफ, फिर आप इसको बढ़ाते हो और इस वाले पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरफ आ गया। तो इसका मतलब 0 डिफ्लेक्शन इसके बीच में कहीं पड़ेगा, तो उसके बीच में अलग अलग पॉइंट पे रख के हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है। अब सिचुएशन ये है कि इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस E है, लेकिन E कितना है वो हमें नहीं पता, और ऊपर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो KL है, वो हमें पता है। उसकी कैलकुलेशन अभी जो मैंने एग्जांपल कराया था उसमें करी थी। तो नल डिफ्लेक्शन पे सेकंड वाला प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि जब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो ये ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो KL है और इसकी वैल्यू E है। तो जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू L के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल किया था उसमें K की वैल्यू निकाली थी। आपको बता दिया जाएगा कि भाई 30 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आता है, तो बस उस वैल्यू को आपको इस पे मल्टीप्लाई करना है और आपको EMF की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट करिए बेटा इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड टू मेजर EMF of a cell, EMF of a cell to voltmeter। ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं वोल्टमीटर से ज्यादा, है ना, EMF को मेजर करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? पोटेंशियोमीटर आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है, और जो वोल्टमीटर है वो EMF की एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। तो देखिए कि क्या सिचुएशन है, जैसे ये एक सेल है और इस सेल को आपने एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये
इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए रखा जाता है कि उसमें कम से कम करंट आ सके। तो ये जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो क्या होती है, वोल्टमीटर रीडिंग ये वोल्टेज के जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अगर ये इससे आई करंट ड्रॉ कर रहा है तो ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग है ये E माइनस आई इंटू स्मॉल आर के बराबर होगी। जो ये वाला जो पार्ट है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये कभी भी E के इक्वल नहीं हो सकता। तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो हमेशा EMF से कम होती है ना। तो वोल्टमीटर डज नॉट कैलकुलेट accurate value of EMF of a cell as वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो किसको कैलकुलेट करता है, E माइनस आई आर को कैलकुलेट करता है। एंड जो वोल्टमीटर है वो कम से कम कुछ करंट तो जरूर ड्रॉ करेगा। वोल्टमीटर ड्रॉज एट लीस्ट सम करंट फ्रॉम द सेल, तो वो जीरो तो करंट नहीं होगी। तो देयरफॉर जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो हमेशा EMF से कम होती है। तो वोल्टमीटर कभी भी EMF को कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हो तो आप इस करंट को कम कर सकते हो, मतलब लगभग जीरो कर सकते हो, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जितना ये I जीरो को टेंड करेगा उतना ही वोल्टमीटर की रीडिंग E को टेंड करेगी, मतलब EMF को। बहुत हाई रेजिस्टेंस करोगे तो वो EMF के काफी करीब होगा, लेकिन कभी भी EMF नहीं हो पाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और जो पोटेंशियोमीटर है, एंड पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, मतलब ये सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि I जीरो है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं होता। तो देयरफॉर it calculates accurate value of EMF. तो ये हमेशा EMF की एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पोटेंशियोमीटर का उसमें ये वाला पार्ट आता है, इसको नोट करिए। 2 से एप्लीकेशन नंबर 2 है टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। तो देखिए ये एक प्राइमरी सर्किट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये ड्राइविंग सेल हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया AB। अब आपके पास 2 सेल्स है बेटा, एक सेल है E1 और एक सेल है E2, दूसरा सेल E2 है। आपको E1 की वैल्यू पता है, मान लीजिए कि E1 5 वोल्ट है और आपको E2 पता करना है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो ये एक नॉन EMF का सेल है, ये एक अननोन EMF का सेल है। तो आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, मतलब इनका रेशियो निकाल सकते हो, और एक की वैल्यू अगर पता है तो फिर दूसरे की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी। तो कंपेयर करने का मतलब है रेशियो पता करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके A टर्मिनल से, मतलब हायर पोटेंशियल से एक सेल कनेक्ट करोगे, पहले वाला E1 R1। ठीक है, फिर दूसरा सेल लोगे E2 R2, उसको इसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे E2 R2, पॉजिटिव से पॉजिटिव। फिर इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको एक टू वे की, इसको बोलते हैं टू वे की, एक की इस तरफ होती है, एक की इस तरफ, है ना। ये एक ही सर्किट में 2 की लगी हुई होती है, तो इस की को आप क्लोज कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे इस वाले टर्मिनल से आप इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दोगे और फिर ये जॉब। ठीक है, तो इसका फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, कि आप की 1 इज क्लोज्ड और K2 इज ओपन। ठीक है, तो इसको K1 को आपने क्लोज कर दिया, है ना, इसको क्लोज कर दिया और K2 को ओपन रखा। तो बताइए इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1,
इसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी। तो अब बताइए कि क्या इक्वेशन बनेगी बाय द मेथड ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, वापस चलते हैं जरा एक मिनट, आपको अभी जल्दी में याद नहीं रहा होगा ये देखिए जरा, ये जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें क्या फॉर्मूला आया था, अगर आप इस तरह से एक सेल को कनेक्ट करते हो तो E की वैल्यू किसके इक्वल आती है, KL K into L के इक्वल आती है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, E is equal to K into L। तो अब बताइए जरा कि आप K2 ओपन है, ये वाली ये ओपन है, मतलब जो E2 है वो तो है नहीं यहाँ, E2 इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का कोई मतलब नहीं होता, तो इसमें सपोज सोचिए कि E1 ही इसके साथ कनेक्टेड है, तो बताइए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KL KL1 है ना। L1 अब केस 2 देखिए, केस 2 में K1 को ओपन कर दीजिए, K1 इज ओपन, और K2 को क्लोज कर दीजिए, तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी या नहीं। ये K2 को क्लोज कर दिया, बैलेंसिंग लेंथ बदलेगी या नहीं बदलेगी बेटा, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसी से वोल्टेज बदलती है। अब इसको जब ये सेल बदल जाएगा तो उसकी वोल्टेज भी बदल जाएगी, क्योंकि दोनों को इक्वल होना है, ठीक है। तो E1 अब आउट ऑफ द सर्किट हो गया, सर्किट में E2 आ गया, E2 किसके इक्वल हो गया, K into L2 के इक्वल। जैसे इसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 थी तो E1 is equal to KL1, दूसरे वाले की बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई तो E2 is equal to KL2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, E1 upon E2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो E1 upon E2 हो जाएगा K times L1 डिवाइडेड बाय K times L2। K से K कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के लिए K तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इससे E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा, yes sir, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको E1 की वैल्यू पता है कि E1 इसके साथ जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 वो आ रखी है 70 सेंटीमीटर, और इसके साथ जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आ रखी है 60 सेंटीमीटर, तो E2 की वैल्यू बताइए। तो E1 upon E2 आ जाएगा L1 upon L2 के इक्वल। E1 5 हो गया, E2 हमें कैलकुलेट करना है, L1 is 70 and L2 is 60, तो E2 की वैल्यू हो गई 5 into 6 by 7 यानी कि 30 by 7 वोल्ट, ठीक है। तो ये कंपैरिजन का फायदा होता है कि आप एक सेल का जिसका ईएमएफ पता है उससे दूसरे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, yes sir, एप्लीकेशन नंबर 3 है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए बेटा। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, ये जैसे एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें I करंट फ्लो होने लगे, है ना। I की वैल्यू होती है E upon R plus R। ये जो सेल के टर्मिनल्स हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स हैं, ये सेम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम B से डिनोट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो E minus I into small r और एक होता है I into capital R। आप इस तरफ से जाके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और इस तरफ से जाके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली हुआ, क्योंकि दोनों के टर्मिनल सेम, और पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं हो सकता, दो सेम पॉइंट्स के बीच। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, किसी को याद है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेल के लिए क्या होता है? सबसे शुरू में जब हमने इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ा था तो उसमें ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया था, याद है बेटा? इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E upon V minus 1 into capital R, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ याद आया बेटा? नहीं अभी? yes sir इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये देखो, ये सब चीजें आपको रिवाइज हो गई होंगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? ये हमारा ड्राइविंग सेल हो गया
और ये इसके साथ हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, इसको हमने पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने इसको E1 लिख दिया और इसको E लिख दिया, और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एक की कनेक्ट कर दी। अच्छा, की का क्या यूज होता है बेटा? ये जो की है ये किस लिए लगाई जाती है? सर्किट कंप्लीट करने करंट और यहाँ से हमने इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये जॉकी है। तो इस की का यूज बताइए कि इस की के लिए हम अगर की को ओपन रखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, और की को क्लोज रख देंगे तो उसका क्या मतलब होगा? सर ओपन रखेंगे तो करंट फ्लो होगा, क्लोज रखेंगे तो करंट रुक जाएगा। ओपन रखेंगे तो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा या रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर चला जाएगा, ऐसे बताओ। कैपिटल आर, तो अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो कैपिटल आर का कोई मतलब है? मतलब वो सर्किट के अंदर यूज हो रहा है? नो सर, नो सर। और अगर इसको क्लोज कर देंगे तो कैपिटल आर सर्किट के अंदर यूज होगा, ठीक यूज है। होगा। तो देखिए इसमें जो करंट है वो IG है, उस तरीके इसमें IG करंट है। तो अगर के क्लोज, के ओपन है, केस फर्स्ट, के को ओपन कर दिया और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है, बैलेंसिंग लेंथ इज L1, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये L1 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये जो टर्मिनल है जिसके अक्रॉस ये G कनेक्टेड है, ये टर्मिनल्स हैं C और D, ठीक है बेटा। अगर K को ओपन कर दिया जाएगा तो C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस चीज को कैलकुलेट करेगा? पहले दोनों एप्लीकेशंस में यही पढ़ा था हमने, EMF को कैलकुलेट करेगा। और EMF की वैल्यू क्या होगी बेटा? E is equal to KL1, ये आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अब क्या किया हमने, जो K है उसको क्लोज कर दिया, केस फर्स्ट हो गया। अब सेकंड केस लिया हमने कि की को क्लोज कर दिया, केस सेकंड, की इज क्लोज। तो की को जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? ये हमने क्लोज कर दिया, तो की को क्लोज करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ करेगा, है ना। तो ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक करंट ऐसे फ्लो करने लगे, ये ऐसे करंट फ्लो करने को। अब आप बताइए कि C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या अभी भी E के इक्वल होगा? नो सर। ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। और अगर बैलेंसिंग लेंथ अब बदल जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी बेटा? पहली वाली लेंथ से कम हो जाएगी या ज्यादा? तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होता है या कम होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, V is equal to E minus IR, इसकी वैल्यू EMF से कम है। तो जो पहली वाली जो बैलेंसिंग लेंथ थी L1 वो EMF को कंपेयर कर रही थी, और जो दूसरी वाली बैलेंसिंग लेंथ है L2 वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर कर रही है जो कि E से कम होता है। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे वो KL2 के बराबर हो जाएगा, और इसलिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी L1 से कम हो जाएगी। समझ आ रहा है बेटा? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा लेंथ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो कम लेंथ। EMF ज्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो EMF के लिए ज्यादा लेंथ आएगी यानी कि L1, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कम लेंथ आएगी यानी कि L2। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने EMF की वैल्यू निकाल ली, और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। और हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R is equal to E upon V minus 1 into capital R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। E की वैल्यू डाल दीजिए, KL1 और ये KL2 minus 1 into capital R, ये कैंसिल हो गया, और ये फॉर्मूला बन गया R is equal to L1 upon L2
-1 into कैपिटल R। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस की हेल्प से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करने पे, ठीक है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि L1 कौन सी लेंथ है और L2 कौन सी लेंथ है। L1 वो लेंथ है जब आपने की को कनेक्ट नहीं किया है, मतलब की ओपन है, ठीक है, और जो L2 है वो लेंथ है जब की को क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ बतानी है, मतलब ये L1 नहीं है, ये L है, L आपको बताना है। E की वैल्यू दे रखे, ये जो सेकेंडरी सेल है इसका ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 ओम, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3 ओम। ये सिचुएशन दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, और दूसरा इसकी बैलेंसिंग लेंथ बताइए कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। इसको ट्राई करिए, 5 मिनट का टाइम आपके पास है। तो सबसे पहले करंट इन प्राइमरी सर्किट, ये जो प्राइमरी सर्किट है इसमें कितनी करंट होगी, तो ये 2 वोल्ट हो गया, और इसका जो रेजिस्टेंस है AB का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I is equal to 2 upon ये 10 ओम और 15 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 10 प्लस 15 हो गया, तो ये 2 upon 25 एम्पीयर की करंट है। इससे हम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, I into रेजिस्टेंस AB, तो I हो गया 2 upon 25 और AB का रेजिस्टेंस हो गया 10, तो 20 upon 25, यानी कि ये हो गया 0.8 वोल्ट। इससे फिर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, VAB डिवाइडेड बाय लेंथ A, ठीक है। AB की लेंथ कितनी दी हुई थी, AB की लेंथ दी हुई थी 100 सेंटीमीटर, तो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया 0.008 वोल्ट पर सेकंड, ठीक है। तो इस सर्किट का अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमें किसकी जरूरत होती है, A और J के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, वो K into L के बराबर, तो ये 0.008 into L वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब सेकेंडरी सर्किट में हम C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। C और D के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो हम इससे कैलकुलेट करें या इससे कैलकुलेट करें, तो दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। आप C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं। इस वाले सर्किट में I डैश करंट होगी क्योंकि की क्लोज है, रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हमें I डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो सर्किट है नल डिफ्लेक्शन पे, इसमें कोई करंट नहीं होगी, तो ये करंट इसी तरफ फ्लो करेगी। इस सर्किट के लिए I डैश की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R प्लस कैपिटल R, तो E की वैल्यू 1.5 हो गई है ना, ये 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, और R की वैल्यू 0.3, 1.2, स्मॉल r की वैल्यू 1.2 और ये 0.3, तो 1.5 upon 1.5 यानी कि 1 एम्पीयर की करंट है। तो देखिए E दे रखा है 1.5, ये 1 एम्पीयर की करंट हो गई, और स्मॉल r 1.2 यानी कि 0.3 वोल्ट हो। इससे कैलकुलेट करोगे तो I डैश 1 हो गया और R 0.3, तो ये 0.3 वोल्ट, मतलब C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट आ गया। किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हो। और नल डिफ्लेक्शन पे क्या होगा, एट नल डिफ्लेक्शन पे जो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि KL के बराबर होता है, ठीक है। ये 0.3 वोल्ट हो गया, तो 0.3 इज इक्वल टू K की वैल्यू 0.008 into L, तो L किसके इक्वल हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.008, तो 300 by 8 आ रहा है। 300 by 8 75 by 2,
यानी कि 37.5 सेंटीमीटर होगा। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir.